नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2025। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। और आपकी तरह मैं भी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हम सभी रहते हैं कि आखिर नए साल में क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्या हमारा भाग्योदय होने वाला है, क्या किस्मत के दरवाजे हमारे लिए खुलने वाले हैं। लेकिन जैसे एक परिवार के माहौल का असर उस घर में रहने वाले हर एक शख्स पर पड़ता है, उसी तरह देश के वर्तमान और भविष्य से वहां रहने वाला हर नागरिक भी प्रभावित होता है, ये तय है। 2025 में ग्रहों का गोचर देश और दुनिया पर क्या असर डालेगा और उसका असर आम से लेकर खास तक पर क्या होगा। मुश्किलें हैं तो समाधान क्या होगा, अड़चने हैं तो उपाय क्या करने होंगे, सफलता है तो सावधानियां क्या बरतनी होंगी, ये सब आज हम जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपको भविष्य की झलक दिखाना पंडित जी का काम है, लेकिन अपना भविष्य संवारना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें पंडित जी, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। हर जगह आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जितने एस्ट्रोलॉजर्स को देख लीजिए, जो प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है क्या होने वाला है। तो ये प्रेडिक्शन जो है थोड़ा डराती हैं 2025 को लेकर। 2024 वैसे भी बहुत उथल पुथल भरा रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या ये वाकई होने वाला है, इतना खराब वर्ष साबित होगा 2025? आप क्या देख पा रहे हैं ग्रह गोचर? देखो, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अच्छा। हम इस बात से इसलिए नहीं सहमत हैं कि जब हम ज्योतिष करने भी बैठते हैं तो हम ज्योतिष 3 दृष्टि से करते हैं। पहली दृष्टि है सामने वाले को भयभीत करना और भयभीत करके उससे अपनी कार्य सिद्धि करवाना, उपाय वगैरह बता करके। दूसरा, सामने वाले के अंदर आस्था और विश्वास का पिलर खड़ा करना, परिस्थितियों से लड़ने की उसके अंदर ताकत झोंकना और भविष्य के प्रति उसके अंदर सकारात्मक विचार पैदा करना। तीसरा पार्ट जो होता है, निष्पक्ष पार्ट होता है कि ये बुरा है तो बुरा है, ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा है तो उसमें ये कर लेना चाहिए, ये अच्छा है तो उसमें ये सावधानी कर लेनी चाहिए। जैसी आदमी की दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। कुछ लोगों को बुरा देखने की ही आदत होती है और कुछ लोगों को अच्छा देखने की ही आदत होती है। कुछ लोग न और नकारात्मक शब्द, संकट जैसे शब्द मुंह से निकालना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, कि ये नकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक बात है, मैं नहीं बोलूंगा। प्रभु की सृष्टि में ये बात मैं नहीं बोलूंगा, केवल सकारात्मक और सकारात्मक बात ही बोलेंगे। नकारात्मक चीज को भी सकारात्मक कहा जा सकता है। जैसे एक बार की बात बताऊं आपको जी। संयोग कह लीजिए या दुर्योग कह लीजिए, राजा दशरथ के बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं और वहां बैठे हुए हैं, आप प्यासे हैं, उन्हें ले जाकर पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ उनके पास जाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो पूछते हैं बेटा तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? तो बोले कि बेटा अब आपका रहा नहीं, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती राजा दशरथ हूं, मेरे ही गलती से, मेरे ही बाणों से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। उन लोगों ने अपने आंखों में आंसू भर के कहा कि जिस तरह अब हम लोग अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह से एक दिन आपको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर के महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए और उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। सीधे वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, मुझे बहुत बड़ा श्राप मिल गया। बोले क्या श्राप मिला? कहें कि ये कि आप पुत्र वियोग में मर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी बहुत जोर से हंसने लगे। तो बोले महाराज, इतना बड़ा श्राप मुझे मिला है और आप हंस रहे हैं। कहें हंसने की तो बात है, इसमें रोने की क्या बात है? कहें इसमें हंसने की क्या बात है? कहें आज तक तो तुम्हारे पास कोई पुत्र है नहीं। कहें हाँ। कहें इसका मतलब कि तुम्हें पुत्र तो होगा। ये हंसने की बात है, इसका मतलब कि अब तुम्हें पुत्र तो होगा। उस श्राप को सही करने के लिए तुम्हें पुत्र होगा ना? कहें हाँ। कहें जब पुत्र होगा तो ये खुशी की बात नहीं है। वियोग जब होगा
जब वियोग होगा तब तुम मरोगे, लेकिन जो पुत्र का सुख प्राप्त करोगे ये कम बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरह से हर उत्थान में पतन का बीज होता है और हर पतन में उत्थान की संभावनाएं छिपी होती हैं। ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में बटा हुआ है, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत में चाहे भारत में बैठा ज्योतिषी हो और चाहे ब्रिटेन यूएसए में बैठा हुआ ज्योतिषी हो, उसको एक मत जो है उसी पर चलना होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण निकालने की जो विधि है, तिथिवार नक्षत्र को निकालने की जो विधि है, सूर्य सिद्धांत का जो मत है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सिद्धांत जी। अब दूसरा होती है संहिता। संहिता का मतलब होता है जो पूरे विश्व में होने वाली प्राकृतिक सुख दुख की स्थिति होती है, उसका जो सम्यक अध्ययन किया जाता है वो संहिता शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसको संहिता कहते हैं। जी। और तीसरा है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र का मतलब ये अहोरात्र के मध्य का 2 अक्षर लेकर के होरा, इसको जातक जो किसी व्यक्ति के बारे में फलादेश करने की विधा है उसको कहते हैं होरा शास्त्र। अच्छा। ठीक है जी, जी। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे आपने मान लीजिए हिंदुस्तान में जन्म लिया, आपके लग्न में चंद्रमा है, आपका रंग गोरा हुआ, और किसी ने यहां जन्म लिया उसके लग्न में शनि है तो उसका रंग सांवला होगा। अच्छा। अगर यूके में कोई जन्म लिया, इंग्लैंड में कोई जन्म लिया, उसके लग्न में शनि हो तो क्या वो काला होगा? नहीं होगा ना। जी। तो देश काल परिस्थिति यहां काम कर रही है कि नहीं? महत्वपूर्ण हो जाती है। बंगाल में कोई पैदा हुआ और मंगल उसके लग्न को देख रहा है तो उसकी लंबाई 5 फुट 2 इंच 3 इंच होगी। लेकिन अगर वो हरियाणा में पैदा हुआ और मंगल लग्न में होगा तो भी उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होगी। ठीक है ना। तो देश काल परिस्थिति आई ना आड़े। जी, जी, जी। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए जब फलादेश किया जाता है तो वो सफलभूत होता है। अरे और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर कोई फलादेश किया जाता है तो या तो वो दुनिया को डराने के लिए है, दुनिया को भयभीत करने के लिए है, या झूठी लोकप्रियता पाने के लिए है। ये तो आपने स्पष्ट बता दिया पंडित जी। तो अब अपने देश पर, भारतवर्ष पर क्या असर, किस प्रकार का असर, प्राकृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी क्या रहेगा? देखो बेटा, ऐसा है, आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न में उच्च का राहु है, और भारतवर्ष की जन्म राशि जो है, आजाद भारत की जन्म राशि जो है वो कर्क राशि है, और पुष्य नक्षत्र में ये देश आजाद हुआ था। ठीक है जी। अब एक बात आप जान लीजिए कि अंग्रेजों ने शर्त रखा था कि नहीं, आपको 14 तारीख को ही आजाद होना है। नेहरू जी ने शिमला के एक पंडित जी से परामर्श लिया। शिमला के ज्योतिषी ने कहा कि अगर आप 14 तारीख को आजाद होंगे तो आपका देश फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नेहरू जी ने फिर अंग्रेजों से बात की कि नहीं, हम 14 को आजाद नहीं होंगे, हम 15 को आजाद होंगे। अच्छा। लेकिन जिन्ना ने मान लिया कि नहीं, मुझे तो 14 को ही आजादी चाहिए, और पाकिस्तान ने 14 तारीख की ही आजादी बना ली। उस मुहूर्त के न होने के कारण पाकिस्तान 2 खंडों में बट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया, और अभी भी वहां विघटन की प्रक्रिया जारी है। यहां शुभ मुहूर्त होने के कारण नेहरू की दूरदर्शिता इस मामले में थी, जो उन्होंने शास्त्रों को माना, जिसके कारण आज भी ये देश समृद्धि की ओर है, एकजुटता की ओर है। तो देखिए, आजाद भारत की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है। तो 2025 में आशा 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। मार्च में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वो 2.5 साल तक रहेंगे। मई में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां 1 साल तक इसी राशि में रहेंगे। मई में राहु भी मीन राशि से कुंभ राशि में 1 राशि पीछे आएंगे, जहां 18 महीने तक रहेंगे। राहु के साथ केतु भी मई महीने में राशि बदलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन 4 ग्रहों के राशि बदलने से नए साल में भारत की राजनीति, भारत की विदेश नीति, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और वातावरण और लोगों के स्वभाव, बाजार के भाव में
क्या परिवर्तन आने वाला है, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि डर का बाजार बहुत गर्म है और नेगेटिव बोलने वालों की कमी नहीं है। आज मैं आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर किसी की सटीक भविष्यवाणी बताने वाला हूं, जो मुझे ज्ञान है। अहंकार बस नहीं कह रहा हूं, दैन्यता बस कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी अधीन हूं। मैं ईश्वर के अधीन हूं, शास्त्रों के अधीन हूं और गुरु की मर्यादा के अधीन हूं। जो शास्त्र कहते हैं वो बात आपके सामने कहूंगा। कैसा रहने वाला है आपका पूरा साल, ये आप अगर पूरा कार्यक्रम 1 घंटे देखेंगे तो अपने बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। और अगर कुछ बुरा है तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन जो है वो हम सभी पर असर डालने वाला है इस पूरे साल में। किसके ऊपर नकारात्मक, किसके ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा, और क्या उपाय, अगर किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या खास उपाय आपको करने होंगे, आज हर एक विशेष जानकारी राशि अनुसार पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले पंडित जी, मेष राशि के जातकों के लिए एक तो साल और दूसरा उपाय भी जरूर बताइएगा। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि 29 मार्च से आप पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, न कि शनि के भय से सर पीटना चाहिए। शनि से भयभीत मत होइए, किसी मजदूर को मत सताइए, किसी जरूरतमंद और मजबूर की मदद करिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। अपने आप 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। गुरु ग्रह के गोचर में मेष राशि वालों को चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। राहु के गोचर के कारण भगवान कृष्ण की पूजा कर लेनी चाहिए। केतु के गोचर में आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लेना चाहिए। ये सारे पाठ करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक समृद्ध भारत के निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। एक अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अपने परिवार के आप अच्छे खेवनहार बन सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा भगवान की तरफ आश्रय ले लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने 4 बड़े ग्रहों का जब जिक्र किया तो मैं ये जानना चाहूंगी इन चारों ही ग्रहों में सबसे पहले तो राहु के बारे में, क्योंकि राहु डराता है, केतु डराता है। तो देश दुनिया पर, एक एक इंसान पर, जो भारतवर्ष के लोग हैं, नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहु की दशा क्या रहने वाली है? देखो, ऐसा है, सही बात यह है कि राहु जो है, इसके नाम से चाहे जो आतंकित हो, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा गया है वो महर्षि पाराशर ने लिखा है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। बिना राहु के मजबूत स्थिति के कोई वैभववान हो ही नहीं सकता, कोई सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। अच्छा। राहु की अच्छी स्थिति से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी भी उद्योगपति और किसी भी बड़े राजनेता की आप कुंडली देख लीजिए, राहु की स्थिति के बिना अच्छा हुए कोई भी राजनेता या कोई भी बड़ा उद्योगपति कभी उत्कर्ष पर नहीं है। ये मेरा 50 सालों का अनुभव कहता है। इतने महत्वपूर्ण है राहु। इतने महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें राहु तृतीय, खष्ट माने 6वां और 11वां, इन तीनों भावों में बैठ जाए और वृश्चिक और धनु का न हो, तब तो राजा बना ही देता है। क्या बात है। बिना सोचे समझे राजा बना देता है। इसलिए राहु को बेवजह बुरा ही कहना ये उचित नहीं है। लेकिन चूंकि इस समय राहु गोचर कर रहा है मीन राशि और इसका ट्रांजिट बदलेगा, वो जाएगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि का राहु कर्क राशि के बृहस्पति की तरफ फल देता है। अच्छा, ठीक है। और आजाद भारत की कुंडली से अभी तो 9वें भाव में है और ये मई में 8वें भाव में चला जाएगा। तो ऐसे में भारत पर राहु की महादशा
11 जुलाई 2011 से शुरू हुई है। ये मतलब किस हिसाब से? वर्षफल कुंडली के हिसाब से। ये जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की दशा है जो 2029 में खत्म होगी। तो 2025 में राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है जो 29 जनवरी 2026 तक रहेगी। राहु अज्ञात भारत की जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। राहु आजाद भारत की जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। भारत की कुंडली में केतु भी अपनी उच्च राशि में है। 2025 में राहु भारत के लिए समृद्धिदायक और कल्याणकारी है। गोचर के हिसाब से राहु मीन राशि में 11वें भाव में लग्न से, और अगर राशि से देखा जाए तो, क्योंकि कर्क राशि है भारतवर्ष की, अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो अभी गोचर से 9वें भाव में और मई के बाद 8वें भाव में गोचर कर जाएगा। तो 18 मई 2025 तक ये गोचर अभी मीन राशि में और राशि से 9वें भाव में ही रहेगा। तो 18 मई तक भारत के लिए समृद्धिदायक और सभी प्रकार के लिए कल्याणकारी है। 18 मई से राहु जब कुंभ राशि में गोचर करेगा और 18 महीने इसी राशि में रहेगा, राहु जब कुंभ राशि में होगा तब जैसे कर्क का बृहस्पति उत्तम फल देता है वैसे ही कुंभ का राहु भी सुफलदायी होगा। भारत की कुंडली के हिसाब से ये गोचर 10वें भाव में होगा। ये लग्न कुंडली के आधार पर वृषभ के हिसाब से देश का विदेश नीति सफल रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी। देश की आंतरिक शांति को भंग करने का कुछ लोग देश में ही प्रयास करेंगे, लेकिन शासक वर्ग की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश विरोधी शक्तियों का मनोबल धराशायी हो जाएगा। इसलिए देश पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं आने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भारत के लिहाज से पंडित जी बहुत उत्तम, एक तरीके से उत्तम नजर आ रहा है जो कुछ आपने बताया। लेकिन अब चलिए, क्योंकि जैसा पंडित जी आपको बता रहे हैं 4 ग्रहों का गोचर होने वाला है। ये कौन कौन से ग्रह हैं? तो गुरु, शनि, राहु और केतु, और इन्हीं चारों ग्रहों का गोचर अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा आज पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं, साथ साथ उपाय भी बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा 2025 को सर्वोत्तम बनाने के लिए। अब आइए जल्दी से पंडित जी वृषभ राशि के बारे में बता दीजिए, इनका गोचर राशियों का कैसा रहने वाला है? देखिए, आपकी वृषभ राशि है और भारतवर्ष का वृषभ लग्न है। शनि के गोचर में वृषभ राशि वाले घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर पूरे साल खिलाएं। कुत्ते और कौवे के लिए भी एक एक रोटी निकालें। पीपल के पेड़ के नीचे भी एक सरसों के तेल का दिया लगाएं और उनकी देखभाल करें। गुरु ग्रह के गोचर में वृषभ राशि वाले केले के पेड़ की पूजा करें। राहु के गोचर में वृषभ राशि वाले किसी सफाई कर्मचारी को सम्मान के साथ भोजन कराएं। नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करें। केतु के गोचर में आपको केले के पत्ते पर उबले हुए चावल रखकर भैरव मंदिर में भोग भी लगाना चाहिए। अगर इसके साथ हो सके तो कढ़ी भी आप रख सकते हैं और ये प्रसाद आपको किसी जरूरतमंद में बांट देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। यानी पंडित जी किसका गोचर कब हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए ये उपाय आज बता रहे हैं आप दर्शकों को। तो ये आपको जरूर शुरुआत में ही पंडित जी ने बता दिया कब क्या होने वाला है, कैसा ट्रांजिट रहने वाला है, इसलिए इसको जरूर विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कोई भी उपाय करने से पहले। और अब अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपके लिए कौन से खास उपाय है कि ये चारों ग्रह आप पर सकारात्मक प्रभाव डालें? पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी अगर मिथुन राशि है तो शनि के गोचर में मिथुन राशि वालों को चिड़ियों को दाना पानी की व्यवस्था देनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि से अगर देखा जाए तो अभी जो शनि का गोचर है वो भाग्य स्थान में है। ऐसे में नवमेषः सर्वदा सौम्य न क्रूरः फलदायकः, एक ये भी सूत्र है। अगर इस सूत्र को हम माने तो नवम भाव में केवल शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ही अच्छा फल देते हैं, पापक ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर इस बात को माने तो काली उड़द, काले तिल का दान करना चाहिए। और बृहस्पति के गोचर में मिथुन राशि के जातकों को पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए।
राहु का ट्रांजिट जब हो, गोचर हो, तो मिथुन राशि के जातकों को नियमित गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बुरी संगत और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। गुरु के गोचर में अशुभ प्रभाव मिले तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर अगर महंगी है, नहीं ले सकते हैं, तो अष्टगंध खरीद लीजिए। अष्टगंध से देवताओं को तिलक करके अपने माथे पर भी तिलक कर लीजिए। और हो सके तो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का सुबह उठते ही उच्चारण करें। इससे आपका सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। और अगर हो सके तो सार्वजनिक स्थान पर नीम का पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ लगाने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और ये संभव है कि कौन से ग्रह का गोचर आपकी राशि में कब हो रहा है, ये ट्रांजिट कब हो रहा है, आप भूल जाएं। बिल्कुल चिंता मत करिए। लगातार कालचक्र में हम आपको इस नए वर्ष पर एक एक दिन आपकी राशि से जुड़ी हर एक विशेष जानकारी जो इसी से जुड़ी हुई है आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि मन में कोई शक व शुबा ना रहे और आप तमाम उपाय बहुत ही आसानी से कर पाएं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। 2025 के खास उपाय आपके लिए क्या है जब इन ग्रहों का गोचर होगा आपकी राशि में? पंडित जी। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप पिछले 2 साल से काफी उलझे हुए हैं। सच्ची मानिए, कर्क राशि के ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% लोग ऐसे हैं जिन्हें सुखपूर्वक जीवन जीने का मौका मिला है, जिनके जन्म कुंडली में शनि उच्च का होगा। और नहीं तो ये शनि की ढैया ने आपको सही में बहुत चुनौतियों का सामना करने के लिए विवश किया है। और ये दुर्भाग्य 29 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाएगा और आप सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। शनि के गोचर में कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की अभी तो पूजा करनी चाहिए। शिवालय जाकर के जल बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और शनि मंदिर में जाकर के वहां भी दान पुण्य करना चाहिए। बृहस्पति के गोचर में कर्क राशि वाले जातक जरूरतमंद लोगों को पीला अन्न जैसे चने की दाल, पीले फल, ये सब दान करें। गुरुवार को गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं। बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें या विष्णु सहस्रनामावली या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और राहु का जब ट्रांजिट हो तो कर्क राशि के जातकों को बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। काले कुत्ते को रोज रोटी खिलानी चाहिए। और जब केतु का गोचर भी उसी समय पर होगा तो आपको शिव मंदिर में एक पताका लगवानी चाहिए। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जरूर जानना चाहती हूँ। जरूर बताइए कि राहु जिसकी हम बात करें, जिसका सकारात्मक प्रभाव 2025 में देश पर है, राहु बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी की दशा दिशा सब बदल देता है। राहु को प्रसन्न रखने के लिए इंसान क्या करे? देखो, ऐसा है आशा, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। समझ रही हो जी। ऐसे समझ लो कि राहु जो है ये दक्षिणी ध्रुव है और केतु जो है उत्तरी ध्रुव है। समझ रही हो? यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। ये जिसकी राशि में और उस राशि के स्वामी के बलाबल के अनुसार ये फलादेश करते हैं। इनका अपना स्वतंत्र कोई फलादेश नहीं है। अच्छा। तो जिन ग्रहों की राशि में रहते हैं और उन ग्रहों का जो बलाबल होता है शुभ अशुभ, उसके अनुसार ही ये फल देते हैं। तो राहु का सबसे बड़ा उपाय है दुर्गा की उपासना। चाहे जितना राहु आपका खराब हो, आप भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दीजिए और जरूरतमंद लोगों को, पशुओं को, पंछियों को साल में एक बार लंगर कराना, भंडारा कराना मुक्त हस्त से शुरू कर दीजिए। ये प्रारब्ध का भोग देता है राहु, तो निश्चित रूप से आप सारी विपत्तियों से निकल जाएंगे। लेकिन साल में एक बार जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा का आयोजन करें और दैन्य भाव से करें।
ये नहीं पोस्टर छपवा करके कि सौजन्य से अमुक अमुक अमुक, वाहवाही के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से ये भंडारा लंगर का आयोजन करें, गौशाला में जाकर के खूब चारा दान करें, अंध विद्यालय में जाकर के बच्चों के लिए कुछ करें। जितना आप जरूरतमंद पशु पक्षी समझ रहे हैं सबके लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ करें। यही राहु का सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरी बात, राहु का एक उपाय और है। राहु को ठीक रखने के लिए सूटेड बूटेड हर समय अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक रखें, अपना कपड़ा एकदम बहुत बढ़िया धारण करें जिसे देख करके कोई आपको कमजोर ना आके, अपना रहन सहन ठीक रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत सटीक लेकिन अचूक जानकारियां आज पंडित जी आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए बहुत विशेष गौर से देखिएगा। आपका ये पूरा नया साल बहुत शुभकारी हितकारी हो, हमारा ध्येय यही है इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होने का। विश्ववाणी 2025 में शनिदेव की नजर देश और समाज पर क्या असर डालेगी, आइए अब ये जान लेते हैं। खासकर शनिदेव पंडित जी किस प्रकार के रहने वाले हैं, देश दुनिया पर क्या असर रहने वाला है? देखो, अगर शनिदेव की लग्न कुंडली के हिसाब से ट्रांजिट गोचर देखा जाए तो दसम भाव में शनिदेव का गोचर 29 मार्च 2025 तक है और 29 मार्च 2025 के बाद इनका गोचर जो होगा वो एकादश भाव में हो जाएगा। ये लग्न के हिसाब से। अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से, राशि के हिसाब से अभी उनका ट्रांजिट जो है वो 8वें भाव में है और 29 मार्च 2025 के से इनका गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा राशि कुंडली के हिसाब से। तो शनि 29 मार्च को 2025 को अपनी स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2.5 साल इसी राशि में रहेंगे। तो इस समय 29 मार्च के बाद कुंभ, मीन और मेष तीनों राशियों पर शनि की 7.5 हो जाएगी। वैसे तो कुंभ और मीन पर तो 7.5 चल ही रही थी, लेकिन नई 7.5 जुड़ रही है मेष की। मेष राशि वालों के ऊपर नई 7.5 का शुरुआत हो रहा है। तो सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया हो जाएगी। तो शनि का गोचर भी भारत के लिए शुभ रहने वाला है। भारत की कुंडली कर्क राशि की है। ऐसे में 29 मार्च 2025 के बाद भारत कई मामलों में सफलता प्राप्त करेगा। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होंगे जिसे आप सोचे नहीं होंगे। देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शासक वर्ग अपने काम को ठीक ढंग से करेगा, शासक वर्ग अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आजाद भारत की कुंडली के हिसाब से जो ट्रांजिट हो रहा है, इसका मतलब कि देश में एक अच्छी व्यवस्था आगे जारी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इन्हीं शनिदेव का गोचर आपकी राशि में किस प्रकार का रहने वाला है, इनका क्या नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, आपको पंडित जी अब विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, उपाय भी जानिए। सिंह राशि की चर्चा पंडित जी कर लेते हैं, क्या प्रभाव नजर? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 29 मार्च के बाद आप पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आप भी लपेटे में आ जाएंगे, डरिएगा मत। शनि के गोचर में सिंह राशि वाले, गुरु ग्रह के गोचर में सिंह राशि वाले केला दान करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें और राहु के गोचर में सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में नियमित जल चढ़ाना चाहिए। केतु के लिए हर दिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है और 29 मार्च के बाद एकाएक आपके जीवन में उथल पुथल होने लगे, ऐसा होने की संभावना चूंकि है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये कि आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जला के लड्डू का भोग लगा करके और पूरे सुंदरकांड का पाठ सायंकाल तन्मयता से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 7 शनिवार ये उपाय कर देंगे तो विश्वास करिए अशुभ से अशुभ प्रभाव भी आपके लिए मंगल कारक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तक आपको पंडित जी ने राहु
और इसके साथ साथ शनि देव का गोचर किस प्रकार के रहने वाला है, ये स्थान परिवर्तन भारत पर क्या असर डालेगा, विस्तार से बताया। अब मैं पंडित जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, गुरु ग्रह का जो गोचर है वो किस प्रकार असर डालने वाला है समाज पर, हमारे देश पर? देखिए, गुरु ग्रह और भारत, अगर इन दोनों चीजों को देखा जाए तो भारत, आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। और अगर राशि कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति छठे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। इसीलिए तो ये धर्म प्रधान देश है, इसीलिए यहाँ धर्म पनप रहा है कि भाग्य से ही बृहस्पति है। तो 14 मई 2025 को गुरु जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अक्टूबर को गुरु मिथुन राशि में से फिर कर्क राशि में जाएंगे, इसमें अतिचारी हो जाएंगे, बहुत तेज गति से चलेंगे, इसीलिए इतना जल्दी छलांग लगाएंगे। तो और फिर 5 दिसंबर को गुरु फिर से बकरी होकर के मिथुन राशि में आ जाएंगे। 1 साल तक गुरु के इस गोचर का प्रभाव रहेगा। तो मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर भारत के लिए, देश के लिए शुभ संकेत है। और अगर आप बृहस्पति का शुभ फल पाना चाहते हैं तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सब जिस भगवान में आपकी आस्था और श्रद्धा हो उसी भगवान के लिए ज्यादा नहीं 5 मिनट का समय निकाल करके रोज स्नान के बाद उनका ध्यान, चिंतन, मनन कर लिया करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। राम, कृष्ण, हरि, दुर्गा, जो भी देवता आपके लिए हितकारी और प्रियकारी महसूस होते हैं, आप उन्हीं का चिंतन, मनन, स्मरण 5 मिनट ही कर लीजिए ना, तो निश्चित रूप से ताकर सदा करहु रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जब आप किसी को शरणागत हो जाते हैं कि मैं अब आपके अधीन हूं, तो वो आपको संभाल लेते हैं। किसी भी भगवान की पूजा करिए, तत्व तो एक ही है, भगवान एक ही हैं। जिस रूप में आप उनको पुकारते हैं उसी रूप में वो आपके सामने आ जाते हैं। तत्व तो एक है। जैसे 1 लाख घड़े रख दीजिए और पानी भर दीजिए और सूरज की छाया हर घड़े पर पड़ेगी, लेकिन 1 लाख घड़े में सूरज की छाया पड़ने से 1 लाख सूरज नहीं हो जाएगा। सूर्य एक ही है। उसी तरह से तत्व में परमात्मा एक ही है। वो विविध रूपों में आपको दिखाई दे रहा है। जिस भाव में आप स्मरण करेंगे उस भाव में वो आपके सामने रहेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इन्हीं गुरु, शनि, राहु और केतु, इनका गोचर कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालने वाला है और बाकी राशियों पर भी। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर कब कौन से ग्रह का गोचर हो रहा है आपकी राशि में, वो स्थान परिवर्तन कब हो रहा है, जाहिर है कि बहुत ज्यादा जानकार ना होने के नाते आपको नहीं पता होगा, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये पूरा नववर्ष जो है लगातार आपको आपकी राशि से जुड़े एक एक डिटेल्स पंडित जी बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर पता चलेगा किनका गोचर कब और किस अनुसार आपको उपाय करना है। अब हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंडित जी जान लेते हैं, कन्या राशि में कब कब किनका गोचर और क्या प्रभाव, क्या उपाय। देखो, ऐसा है, शनि के गोचर में कन्या राशि के जातकों को शनि चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक कर देना चाहिए। शनि देव के चरणों का अभिषेक किया जाए तो मेरे समझ से ज़्यादा उत्तम है, और बगल में खड़े होकर अभिषेक किया जाए तो ये भी उत्तम है। गुरु ग्रह के गोचर में कन्या राशि वाले माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को केला और बेसन की मिठाई दें। राहु के गोचर में कन्या राशि वाले भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। आपको पता है आपकी कन्या राशि है ना, हाँ, आपकी ही राशि में राहु स्वगृही होता है। और खास करके अगर कुंडली में कन्या राशि का राहु हो तो फिर जिंदगी एकदम जय जय हो जाती है। तो इसलिए आप ये भी जानते रहिएगा कि राहु जब भी आपके राशि में आएगा तो आपको दुखी नहीं करेगा। केतु के गोचर में आपको चावल और घी के लड्डू बनवाकर कौओं और मछलियों को खिलाना चाहिए। इन सब चीजों से आपका जीवन आसान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं तुला राशि के जातक तो चलिए बिना वक्त गंवाएं आपके लिए भी कब किस ग्रह का गोचर आपकी राशि में किस प्रकार का होने वाला है और इसके क्या प्रभाव होंगे, उपाय आपके लिए कौन से खास हैं इस 2025
पंडित जी। शनि के गोचर में तुला राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान और कपड़ों का दान करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। गुरु ग्रह के गोचर में तुला राशि वाले गुरुवार को केसर और चावल की खीर बनाकर किसी भूखे व्यक्ति को खिलाएं। राहु के गोचर में तुला राशि वाले चंदन घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। केतु के गोचर में शिव मंदिर में अलसी के तेल का दिया जलाएं। ये सब करने से आप बड़ा सुखमय 2025 में जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, केतु की भी बात कर लेते हैं। जैसे राहु वैसे ही केतु, आपने कहा जैसे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, वैसे ही केतु से भी लोगों को डर लगता है। तो एक तो केतु का नकारात्मक प्रभाव साथ साथ में जब आप बताएं कि भारतवर्ष पर किस प्रकार का पड़ने वाला है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव किस किस रूप में एक आम आदमी के जीवन में सामने आ सकता है? देखो, केतु इतना पापक ग्रह नहीं है। अच्छा। और केतु तमोवत केतु यम फलम, केतु मंगल का ज्यादा फल करता है। जैसी कुंडली में मंगल की स्थिति होती है वैसे केतु भी फल करता है। बलवान तो बलवान और हाँ, निर्बल तो निर्बल। केतु 7 सालों की महादशा में होता है, मंगल भी 7 सालों की महादशा में होता है। और केतु लेकिन अगर मंगल के घर में हो जाए और खास करके पंचम भाव में हो जाए तब ये संतान भाव के लिए बहुत अरिष्टकारी होता है। बस एक जगह। दूसरी जगह अगर ये लग्न में हो जाए और पापक ग्रहों से विक्षित और देखा हुआ हो जाए तो ऐसे आदमी को ब्रेन इंजरी होती है। ऐसे आदमी को माइंड में स्ट्रोक आ जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। केतु जो है जितना भी रोग देता है वो सर के ऊपर ही रोग देता है। अगर ब्रेन से संबंधित कोई रोग है ना, वो उसका कारण सिर्फ केतु ही होगा और दूसरा कोई ग्रह नहीं हो सकता। केतु ही ब्रेन इंजरी, सर में चोट लगना, क्लॉटिंग होना, पैरालिसिस होना, ये सब केतु ही करते हैं। तो इनका सबसे उत्तम उपाय क्या है पंडित जी? इनका सबसे उत्तम उपाय है गणेश की उपासना। अगर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप रोज जप किया जाए और भगवान गणेश की नित्य पूजा की जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे केतु की महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, चाहे प्राण दशा हो, केतु से आपका बाल बांका नहीं होगा। गणेश की उपासना से केतु अपने आप ठीक हो जाते हैं। घर के किसी सदस्य के लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता तो है। 108 जो माला होती है उसी हाँ, को 10 बार 10 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप अगर रुद्राक्ष की माला पर ज्यादा नहीं 125 दिन कर दिया जाए तब भी केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। तो आसान उपाय है। आसान उपाय है, आसान उपाय है, लेकिन जिससे बात करो पूजा पाठ की तो लोग पहले 2 बात कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई अशौच हो गया तो मतलब पहले ही अशौच आ गया उनके घर में, कोई मर गया या कोई बच्चा पैदा हो गया, 2 बात पहली। अगर हमको कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या जवाब दिया जाए? मतलब इतना, मतलब कि आदमी बचना चाहता है पूजा पाठ धर्म कर्म से। बहुत बहाने हैं, पूजा पाठ ना करने के बहुत बहाने हैं। और जितने व्यस्त लोग हैं देश में वो सब पूजा पाठ करते हैं, और जितने खाली लोग हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो अपना समय बिताने के लिए समय बिताते हैं। बिल्कुल। और जितने व्यस्त लोग हैं वो समय निकालकर पूजा पाठ भी कर लेते हैं, वो समय निकालकर स्वाध्याय भी कर लेते हैं, वो समय निकालकर दान पुण्य भी कर लेते हैं। और जितने खाली लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए वो समय काटना, समय निकालना समय का सदुपयोग है। इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ, 18 मई को केतु भी सिंह राशि में गोचर करेंगे। 18 महीने केतु भी अपना प्रभाव डालेंगे। भारत के लिए केतु का सिंह राशि में गोचर बहुत शुभ नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। किस मामले में? क्योंकि कर्क राशि से द्वितीय भाव है, थोड़ा सा आर्थिक उतार चढ़ाव रहेगा। हमारा पैसा डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा और गिर सकता है। बाकी चीजों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन विदेशी मुद्रा के अनुसार हम थोड़े से हल्के पड़ेंगे, ये हो सकता है। क्योंकि हमारे विकास की रफ्तार इस साल बहुत तेज रहने वाली है। इस साल हमारे विकास की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर मैंने अध्ययन किया है संहिता के आधार पर, माने भारत में
कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होंगे, नए प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा शुरू होंगे और बहुत तेजी से उन पर काम होगा। अरे वाह, 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। हाँ, एकदम पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। क्या बात है जी। अब पंडित जी, अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और वृश्चिक राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं, इन्हीं ग्रहों का गोचर जी और उसके प्रभाव जी। और फिर उपाय प्लीज। देखिए, 29 मार्च 2025 के बाद आप भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। सफल तो आप थे, लेकिन परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खूब स्ट्रगल आपने करवाया, शनि ने करवाया है आपको। तो अब 29 मार्च 2025 से प्रसन्न हो जाइए कि आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। शनि के गोचर में जब तक 29 मार्च 2025 तक है, तब तक बुरी संगत से बचिए, गलत कार्यों से दूरी बनाइए। हर शनिवार को किसी एक भूखे व्यक्ति को तो भोजन करा ही दीजिए। और गुरु ग्रह का जब गोचर आएगा तो वृश्चिक राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कर लें। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जला दें। राहु का जब ट्रांजिट आए तो वृश्चिक राशि वाले जरूरतमंद लोगों की मदद कर दें। केतु का गोचर आए तो काले तिल का दान किसी ऐसे स्थान पर करें जहां नित्य हवन होती हो। तो ये सब उपाय करके आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर अब आप हैं धनु राशि के जातक और इंतजार कर रहे हैं सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव और उपायों को जानने का, तो बारी आपकी है। धनु राशि वालों पर गुरु, शनि, राहु, केतु, इनका गोचर क्या प्रभाव डालने वाला है साल 2025 में, पंडित जी? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आजाद भारत से आपकी जो राशि है वो छठी राशि है, और आजाद भारत की कुंडली से आपकी जो राशि है वो लग्न कुंडली से 8वां भाव है। 29 मार्च के बाद आप पर शनि की ढैया शुरू होगी। शनि के गोचर में धनु राशि वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। हर अमावस्या पर अपने पितरों की शांति अगर करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा चावल, दाल, आटा, सब्जी, सरसों का तेल, नमक, घी, चीनी, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करके और किसी मंदिर के पुजारी को कच्चा सीधा ले जाकर दे दें। गुरु ग्रह के गोचर में धनु राशि के जातकों को चाहिए कि किसी शिवालय में रुद्राभिषेक कर लें। आटे की लोई में गुड़, चना और दाल और हल्दी मिलाकर के गाय को खिला दें। राहु के गोचर में धनु राशि के जातकों को पंछियों को बाजरा डालना चाहिए। शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए। केतु के गोचर में नारियल दान करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और 2025 में विक्रम संवत, उसकी भी बात करें, नववर्ष की शुरुआत कब होती है, नववर्ष के अनुसार हिंदू नववर्ष जब शुरू होगा उस अनुसार देखा जाए तो भारतवर्ष पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, कितना शुभ या अशुभ होगा? पंडित जी, विक्रम संवत कितना एक तो पड़ रहा है ये भी बता दीजिए, और दूसरा किस प्रकार का रहने वाला है? देखो, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। अच्छा। और ये 30 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसको संवत 2082 कहेंगे। कितना कहेंगे? 2082 कहेंगे। 2082, संवत 2082। इस संवत की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसका नाम विक्रम संवत है। और जिस दिन से संवत की शुरुआत होती है वही उस वर्ष का राजा होता है। तो इस वर्ष की शुरुआत रविवार से हो रहा है और इस वर्ष का राजा सूर्य होगा। अच्छा। और राजा भी सूर्य होगा, मंत्री भी सूर्य होगा, माने सारे विभाग राजा के पास होंगे। अच्छा। तो ऐसे में देश सुनिश्चित रूप से सुदृढ़ हो करके और शासक वर्ग की इच्छा शक्ति का प्रभाव देखते हुए देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। निश्चित रूप से निष्कंटक रास्ता होगा ये अपने देश का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब देश के लिए शुभ है तो फिर हर नागरिक के लिए हर नागरिक के लिए शुभ है। हर नागरिक के लिए शुभ है। हर नागरिक के लिए शुभ है। लेकिन ऐसा है बेटा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम।
सुधा वृष्टि भय दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। अमृत की एक पहचान होती है कि अगर उसको चाहे जिसके मुंह में डाल दिया जाए वही अमर हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ लंका में तो देवताओं ने अमृत की वर्षा की और जितने बानर भालू मरे थे सब जिंदा हो गए, लेकिन एक भी राक्षस नहीं जिंदा हुआ। कारण जानते हो क्या था? राक्षस डर करके लड़ रहे थे और मुंह के बगल वो नीचे गिरे थे, उनका मुंह नीचे की तरफ था। और बंदर और भालू वीरता से लड़ रहे थे, इसलिए उनके मुंह में अमृत गिरा, और राक्षसों के माथे पर सिर पे अमृत गिरा, इसलिए वो नहीं जीवित हुए। तो शुभारंभ तो सबके लिए अच्छा है विक्रम संवत की, लेकिन आप अच्छे कर्म भी तो करते रहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने बता दिया अच्छा रहना है और आप खूब गलत आचरण करिए, गलत काम करिए और मतलब कि शास्त्र विरुद्ध कार्य करिए और कहिए कि मुझे तो दुख मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता जी। तो हितकारी है, ये तय है। और अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। 2025 और मकर राशि के जातक, और ये जो 4 ग्रह हैं गुरु, शनि, राहु, केतु, इनका गमन किस प्रकार का रहने वाला है, ट्रांजिट आपके जीवन पर इसका कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और उपाय क्या है आपके लिए पंडित जी? देखिए 29 मार्च के बाद मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। सही में 7.5 साल बहुत ऊपर नीचे जिंदगी हुई है, और 7.5 साल आपने कैसे काटा है, आपको नमस्कार है। तो भैया मकर राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, अब भी करना है, 29 मार्च तक तो करना ही करना है। नियमित केसर का तिलक माथे पर लगाना है। गुरु ग्रह के गोचर में मकर राशि वाले किसी भी धर्म स्थल में सेवा का कार्य करें। बरगद के पेड़ में हर गुरुवार को जल चढ़ाएं। राहु के गोचर में मकर राशि वाले सप्त धान्य का दान करें। केतु के गोचर में उड़द की दाल का दान करें। और ध्यान रखें 29 मार्च 2025 तक कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा काम ना करें, क्योंकि जाते समय शनि ना एकदम बहुत बुरा करके जाता है। इसलिए 29 मार्च तक कोई बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की गलती, दुस्साहस ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इंसान की एक सामान्य सोच होती है, कंफर्टेबल जोन होता है हमारा, जिससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा हो, लेकिन क्योंकि ग्रहों का गोचर निश्चित है और इसका सकारात्मक या नकारात्मक, उथल पुथल भरा या फिर हो सकता है समतल भी आपके जीवन पर असर पड़ेगा। ऐसे में अगर कुंभ राशि वालों के जीवन में अभी तक अगर सब कुछ आपको लग रहा है कि सही तो है, क्या बदलाव की जरूरत, तो बदलाव तो अवश्यम भावी है। लेकिन ये बदलाव किस रूप का होगा पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए क्या असर डालेगा? देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 29 मार्च से कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। शनि के गोचर में कुंभ राशि वाले शनिवार के दिन एक लोहे का त्रिशूल किसी भैरव मंदिर में या महाकाली मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। गुरु ग्रह के गोचर में कुंभ राशि वाले केले का पेड़ लगाएं। राहु के गोचर में कुंभ राशि के जातक भैरव जी के मंदिर में दर्शन पूजन करें। केतु के गोचर में सफेद कपड़े दान करने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में मीन राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए? आपके लिए ग्रहों का गोचर सकारात्मक या नकारात्मक क्या रहने वाला है? हर एक उपाय, हर एक सटीक उपाय, अचूक उपाय पंडित जी अब आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए पंडित जी। मीन राशि, देखिए 29 मार्च से मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा। शनि के गोचर में मीन राशि वाले शनिवार को काली उड़द पीसकर उसके आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। चींटियों को 7 शनिवार काले तिल, आटा, शक्कर मिलाकर खिलाएं। गुरु ग्रह के गोचर में मीन राशि वाले गंगा जल में केसर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें। राहु के गोचर में मीन राशि वाले नशा बिल्कुल न करें। अपने आसपास गंदगी न रखें। केतु के गोचर में तांबे का बर्तन हो सके तो दान करें। इन सब चीजों से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, ये चारों ग्रह का परिवर्तन जब हो रहा है, इनमें से सबसे मजबूत ग्रह मैं आपसे कहूं कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है? सबसे ज्यादा किस ग्रह का गमन जो है इधर से उधर वो असर डालने वाला है, तो वो कौन सा है? और उसके लिए
उपाय भी प्लीज बता दीजिएगा जो हर राशि वालों पर एकदम एक जैसा हो। सबसे ज़्यादा अगर असर डालते हैं दुनिया पर तो शनिदेव डालते हैं। शनिदेव। सबसे ज़्यादा असर इन्हीं का होता है और 2.5 साल तक ये एक राशि पर रहते हैं, इसीलिए इनका एक नाम मंद भी है। मंद माने धीमा, इनका एक नाम मंद भी है। और शनि का उपाय ये है कि वैसे तो शनि का उपाय ये है कि जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाए, तन से, मन से, धन से। भूखे लोगों को भोजन कराया जाए, कभी किसी का हक न मारा जाए, किसी की मजदूरी न मारी जाए, किसी मजदूर को पीड़ा न पहुंचाई जाए। यही शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। अगर आपने किसी को दुखी किया है, दीन दुखी व्यक्ति को, तो मुखिया उसके शनिदेव हैं, आप समझ लीजिए। इनकी दशा आने के बाद सारा हिसाब किताब ब्याज सहित हो जाता है। इसलिए आदमी को हर समय अपने जीवन में अपने कार्य पर और अपने चरित्र पर ध्यान देकर रखना चाहिए। तो शनि देव का आपके प्रति व्यवहार आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, इसलिए कि न्याय के देवता है। अच्छा, इसीलिए न्याय के, बिल्कुल आपने सही कहा। 2025 आपकी मुश्किलों को कम कर दे, आपके लिए नए रास्ते खोल दे और आपकी सोच और समझदारी के दायरे और भी ज्यादा व्यापक कर दे। इसी कामना के साथ आज कालचक्र की टीम को इजाजत दीजिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की खूबसूरत चर्चा के लिए। और कालचक्र भविष्यवाणी 2025 हमारी जारी रहने वाली है, याद रखिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, ज्योतिष आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आपके प्रयास ही है। पंडित जी भी हमेशा आपको ये कहते हैं, बैठिए मत, वो उपाय बताते हैं, वो आपको करना आपकी जिम्मेदारी है। ये उपाय जो आपको आपकी मनचाही सफलता दिला सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों में है। फिलहाल के लिए नमस्कार।